कि जैसे किसी ने बोला हो कि अरे यार ये लड़की है और ये क्या इतने बड़े क्राउड को हैंडल कर पाएगी। क्योंकि ना आप जब काम करते हो तो आपके कद से ज्यादा आपका काम बोलता है। मेरे साथ जो भी मेल होस्ट ने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज मैं और वो शायद एक ही मुकाम पर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें शायद ज्यादा पे ऑफर किया जा रहा है। वो माँ वाली फीलिंग, वो माँ वाली गिल्ट के यार मैं अपने बच्चे को वो टाइम नहीं दे पाई, या उसे जो चाहता था वो मैं उसके साथ बिता नहीं पाई। और उस दिन उससे भी उतना गुस्सा आया और मुझे भी बहुत बहुत गिल्ट फील हुआ कि मेरा छोटा सा बेबी कब जाके साल में एक बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। सही बात। और मैं उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। क्योंकि किसी ने अपने दिन को यादगार बनाने के लिए जब आपको हायर किया है, मतलब आपके ऊपर वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कपिल शर्मा, गिरीश शर्मा, भारती सिंह। अच्छा, क्या बात है, सब बड़े बड़े नाम हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि बस इवेंट के लिए मैं निकल रही थी, मैंने मतलब अपने फुटवेयर पहन के मैं नीचे उतर ही गई थी और मुझे अचानक से कॉल आया कि भैरवी, योर नानी इज नो मोर। तो बीइंग एन आर्टिस्ट ना, आपकी जिंदगी में ऐसे कई सारे पल आते हैं कि विच सेज द शो मस्ट गो ऑन। Hello, welcome to M2M Talk Show, Beyond Words into Emotions. We are live today and today we have our guest भैरवी मामनिया, जो कि एक एंकर है, होस्ट है और इवेंट प्लानर भी है, वन ऑफ द टॉप होस्ट ऑफ द मुंबई। तो आइए मिलते हैं भैरवी मामनिया से। नमस्कार भैरवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है M2M टॉक शो में। थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर हैविंग मी हियर। इत्मीनान से टाइम लेकर आई है ना आप। बातें करना तो मेरा पैशन है, यूं कहिए कि मेरा पेशा है, क्योंकि मैं पेशे से एंकर हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भैरवी है वो करीबन 10 सालों से इस काम में लगी हैं और वे बेबी शावर से लेकर शादी के इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करती हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि प्लेइंग मल्टीपल रोल्स विद जगलिंग कैरियर। चलिए भैरवी जी, आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप बहुत सारे इवेंट्स करती हैं, राइट? बड़े बड़े इवेंट करती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि जैसे किसी ने बोला हो कि अरे यार ये लड़की है और ये क्या इतने बड़े क्राउड को हैंडल कर पाएगी? सो लकीली ना पल्लवी जी, बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ। क्योंकि ना आप जब काम करते हो तो आपके कद से ज्यादा आपका काम बोलता है। तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ क्वालिटी में और बस अपने काम के प्रति लगाव रखना और उसी को एनहांस करना। तो बाय गॉड ग्रेस ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि ये क्या कर लेगी। हालांकि लोगों ने ऐसे कहा है 1, 2, 4 इवेंट्स के बाद कि हमारे हर अगले इवेंट्स में हमें भैरवी ही चाहिए। क्या बात है, मतलब जनरली मैंने सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि यार फीमेल होस्ट नहीं चाहिए, हमें मेल होस्ट ही चाहिए। तो यू आर तो वेरी लकी कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ और लोगों ने आपके काम को पसंद किया है। काबिले तारीफ है ये बात तो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मतलब मैं आजकल देख रही हूँ हर फील्ड में हम देखते हैं कि जेंडर पे गैप का मामला होता है। मतलब कि जहाँ जो मेल एम्प्लॉय है या मेल होस्ट है उसको ज़्यादा पे करते हैं लोग, और फीमेल होस्ट होती है उसको कम पे करना चाहते हैं, या फीमेल एम्प्लॉयज को कम पे करना चाहते हैं। परेशानी से आप गुजरी हैं क्या कभी? तो देखिए, इंडस्ट्री का या लोगों का मानना शायद ऐसे हो सकता है कि मेल होस्ट ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो ज्यादा चार्ज करते हैं और लोग खुशी खुशी शायद उनको दे भी देते हैं। पर बीइंग अ फीमेल होस्ट, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, मैंने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि मेरे साथ जो भी मेल होस्ट ने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज मैं और वो शायद एक ही मुकाम पर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें शायद ज्यादा पे ऑफर किया जा रहा है। बट मुझे ये बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में, इतने सालों में मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है और लोग मेरा काम देखकर वाकई में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सराहना करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो ये वाला जो पे गैप का मामला है ना, वो मैंने अभी तक फेस नहीं करा है कि आप फीमेल होस्ट हो तो हम आपको कम देंगे, फला मेल होस्ट को हम ज्यादा देकर भी बुला सकते हैं। बस मैंने इतना सीखा है, इतना सोचा है कि अपने आप पर विश्वास करना है, अपने काम को बहुत ही जिंदा दिली से, बहुत ही बखूबी से निभाना है और ईश्वर आपके साथ है तो बस काम मिलता रहेगा। वाह, बहुत खूब। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अपने पर विश्वास है। बस अपने पर विश्वास करके अगर हम अच्छा काम करते हैं
तो वाकई में आप लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। मैं अपने लिसनर से जरूर पूछना चाहूंगी, फीमेल को कम पेमेंट मिल रहा है और मेल को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस गैप को कम करना चाहिए? तो ये गैप को तो बिल्कुल कम करना चाहिए। और ये गैप आप कैसे कम कर सकते हो पता है? आप अपने काम को एनहांस करके, आप दिखा के लोगों को कि जितनी एनर्जी, जितना वाइब्रेशन मेल होस्ट दे सकता है ना, बिल्कुल उतनी ही एनर्जी, उतना ही वाइब्रेशन, बट एडिशनल ब्यूटीफुल चार्म के साथ फीमेल होस्ट कई गुना ज्यादा दे सकती है। और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने महसूस किया है कि लोग बार बार मुझे बुलाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब एक बार आप एक इवेंट होस्ट करते हो ना, आप उस फैमिली के हिस्से बन जाते हो। मतलब कई बार लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली लॉयर होते हैं, बट आप तो हमारे फैमिली इवेंट प्लानर हो। क्या बात! ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक फैमिली का एक इवेंट करने के बाद वो शादी या पार्टी के 3, 4, 5 इवेंट मैं लगातार करती रहती हूँ, और ये बात मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है। आपकी मेहनत, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, आप बीइंग फीमेल, आप बहुत सोबरली काम करती हैं और बहुत एलिगेंस रखती हैं और ध्यान रखती हैं कि मर्यादाओं के बीच काम करती हैं, ठीक है। लेकिन आपने भी देखा होगा ना, कई होस्ट बड़े ही सक्सेसफुल होने के लिए या लाउड होने के लिए कई बार बड़ी फूहड़ मजाक करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं। तो क्या जरूरी है कि कोई होस्ट अगर सक्सेसफुल हो या वाहवाही बटोरना चाहता है तो इस तरह का व्यवहार करे? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, एंकरिंग या इवेंट प्लानिंग एक बहुत ही एलिगेंट सा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्ट है। तो छिछोरे जोक्स करके शायद थोड़ी मिनटों के लिए आपको वाहवाही मिल जाए, थोड़े लाफ्टर भी मिल जाए, बट वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे जोक्स, मेरी बातें लोगों से जोड़ने के लिए हो, ना ही उनको एक दूसरे से दूर करने के लिए। तो यही मेरा काम है कि लोगों को जोड़े रखना, उनके साथ अच्छी बातें करना, उनको फील गुड करवाना, उनके सारे के सारे इवेंट्स को बहुत ही बखूबी से एनहांस करना। तो हमेशा मैं डिग्निटी और एलिगेंस मेंटेन करना पसंद करती हूँ, और शायद वही एक स्पार्क है, वही एक चीज है जो लोग बार बार देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और शायद इसीलिए वो बार बार मुझे बुलाते हैं। अब एंकरिंग तो आप कर नहीं, लेकिन आप माँ भी हैं, और मुझे मालूम पड़ा कि आपका एक बेटा भी है। तो कितना बड़ा है आपका बेटा? तो मेरा बेटा अब 14 साल का है। ओहो! अब कहिएगा नहीं, आप लगती नहीं, क्योंकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो मतलब सच बोलूं तो आपने मेरी जो लाइन थी ना, आपने छीन ली है, तो बहुत गलत है। तो हाँ, आई एम अ प्राउड मदर ऑफ वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग सन हु इज 14 years नाउ, और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वैसे मुझे भी नहीं पता चला कि मेरा छोटू सा प्रिंस कब इतना बड़ा हो गया। टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग। तो आपके साथ हुआ है ऐसा कि आपने मिस किया हो ये सब, और बच्चा चाहता हो कि आप हो वहां पे उस समय? जी, तो बीइंग अ मॉम ना, सच बोलूं पल्लवी जी, ये गिल्ट कहीं ना कहीं दिल के कोने में हमेशा से रहा है कि मेरा प्रोफेशन इतना डिमांडिंग है कि सुबह बहुत जल्दी उठ के जाना पड़ता है, रात को कई बार 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आप घर पे लौटते हो। कई बार बच्चा मुझसे मिले बिना सो जाता है, वो फोन करता रहता है, मम्मा आप कहाँ पहुंचे, आप कब आओगे, आप कितनी देर में आओगे, आप जब तक नहीं आओगे मैं जागता रहूंगा, एंड सो एंड सो। मैं उसको समझाती हूँ, बेटा मुझे तो लेट होने वाला है, आपको तो कल स्कूल जल्दी जाना है, आप सो जाइए। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है कि नहीं मम्मा, पूरे दिन में तो आप मुझे मिले नहीं हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि एंकरिंग और इवेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, जब मॉर्निंग वाला इवेंट होता है तो आपको बहुत जल्दी निकलना पड़ता है 6 o'clock, बिकॉज आई मेक श्योर कि जो भी इवेंट है वो इवेंट शुरू होने के कम से कम आधा पौना घंटे में वेन्यू पे पहुंच जाऊं। प्लस रास्ते का ट्रैफिक, ये वो सब कुछ मैटर करता है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। और पूरा इवेंट वाइंड अप होते होते, मतलब वो पूरा सेलिब्रेशन खत्म होते होते रात के 11, 11:30 तो वहीं बच जाते। उसके बाद आप निकलो, घर पे आओ, थको, फिर मेकअप निकालो, सोने जाओ, तब तक आप पूरे ड्रेन हो जाते हो। और इस बीच में ना कहीं ऐसा लगता है कि वो माँ वाली फीलिंग, वो माँ वाली गिल्ट के यार मैं अपने बच्चे को वो टाइम नहीं दे पाई, या उसे जो चाहता था वो मैं उसके साथ बिता नहीं पाई। तो हाँ, ये छोटा सा गिल्ट मुझे भी हमेशा से रहा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया, मैंने उसे समझाना शुरू किया
कि बेटा कि मम्मा का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर मम्मा जाएंगी तो वहाँ पे 400-500 लोग होंगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे लानी है, उनके प्रोग्राम को शानदार बनाना है, जानदार बनाना है, और उनका वो स्पेशल डे मुझे मेमोरेबल बनाना है। तो ये सब ना कहीं तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं उसको इस चीज का क्रेडिट बिल्कुल जरूर से देती हूँ कि तुम इतना सपोर्ट कर रहे हो ना मुझे, तब जाके मैं इतने सारे लोगों को, इतनी सारी फैमिलीज को वो खुशी दे पाती हूँ। तो बीइंग अ चाइल्ड वो थोड़ा सा मतलब ये तो होता है कि मम्मा ये क्या बात हुई, आप लोगों को खुश करते हो, मुझे खुश नहीं कर रहे हो, बट हाँ वो कहीं ना कहीं वो भी समझ जाता है और वो भी सपोर्टिव है। क्या बात है, मतलब देखिए मॉम्स गिल्ट आपको है, पर आपने उसके आगे बढ़ के उसको समझाया है और सारी क्रेडिट भी दी है। तो ये आपने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा कि बच्चे को हम कैसे समझा सकें, उसको कैसे कंसोल कर सकें, बहुत ही अच्छी बात है। पर तो भी ना कोई ऐसा किस्सा रहा होगा आपकी लाइफ में कि जब उसका कोई खास दिन है, पीटीएम होता है या स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, वो उस दिन आपने प्रॉमिस किया है कि आप जरूर पहुंच जाओगी बेटा, मैं देखना तुम, और बच्चा, आपको मालूम है आप भी उधर उतनी उद्विग्न हैं क्योंकि आप पहुंच नहीं पा रही, और इधर बच्चे की आंखें स्टेज पे से आपको ढूंढ रही है कि मेरी माँ कहाँ बैठी हुई है। करेक्ट करेक्ट। तो बिल्कुल पल्लवी जी ना, आपने मेरे दिल की बात बोली है, क्योंकि ऐसा कपल ऑफ टाइम्स हुआ है। पीटीएम मीटिंग्स मैंने मिस कर दी है, बट देन मैं किसी न किसी फैमिली मेंबर को भेज देती हूँ उसका प्रोग्रेस जानने के लिए, टीचर से बात करने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए। बट हाँ, जब एनुअल डे मिस करने की बारी आती है तो 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। पहली बार जब हुआ, बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था मेरा बेटा और आई कुडेंट अटेंड, क्योंकि मेरा जो इवेंट था वो प्री कमिटेड था। वो बहुत बड़ा इवेंट था, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो फैमिली के प्रति, वो ब्राइड ग्रूम के प्रति। तो मैं ना वो मिस करके ये इसका एनुअल डे अटेंड नहीं कर पा रही थी, और उस दिन उससे भी उतना गुस्सा आया और मुझे भी बहुत बहुत गिल्ट फील हुआ कि मेरा छोटा सा बेबी कब जाके साल में एक बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और मैं उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुख हुआ था उस बार। बट एज आई टोल्ड यू कि मैंने उसको समझा लिया, पटा लिया। तो अगली बार उसने स्मार्टनेस दिखा के क्या किया, उसका एनुअल डे का कैलेंडर में पहले ही दिन आ गया था। उसने मुझे पूछा, मम्मा ये दिन को आपका कोई इवेंट है क्या? मैंने मेरा कैलेंडर चेक किया, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं है। क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो बस आप ये बुक कर लो, जैसे आप लोगों के कॉल आते हो और बुक कर लेते हो ना, मेरे लिए ये दिन आप ब्लॉक कर दो, क्योंकि इस दिन ना मेरा एनुअल डे है और आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो मैंने बोला ठीक है, आपने पहले से बता दिया, मैं ये दिन पक्का कोई इवेंट नहीं लूंगी। और मतलब कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि उस दिन किसी ऐसे क्लाइंट का कॉल आ गया जो जिनसे हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने उनके फैमिली के बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए हैं, तो बहरे भी करना तो आप ही को है, हम किसी और को बुलाना ही नहीं चाहते, आपको ही आना पड़ेगा। और वापस ऐसा हो गया कि आई एम सो सॉरी प्रेयुष कि मैंने आपको कमिट किया था, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस कि मैं किसी ना किसी को वहां पे भेजूंगी, आपका पूरा वीडियो कैप्चर करवाऊंगी और घर पे आके सबसे पहले मैं वीडियो देखकर आपको कंग्रेचुलेट करूंगी, आपको शाबाशी दूंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो हाँ, ऐसा होता है। आई नो, आई कैन फील यू भैरवी, क्योंकि मतलब माँ के लिए ना सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये डिसअपॉइंटमेंट कह लो, या अपने पे गुस्सा आता है, लगता है अरे मैंने ये क्या मिस कर दिया, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वहाँ होना था। तो लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से संभाला और आप एश्योर करती हैं कि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर वहाँ रहे, तो ये भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस ने भी ऐसा कुछ फील किया होगा। बट एंकरिंग का तो उसे ज्यादा शौक नहीं है, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड राइटर, ही इज अ पब्लिश्ड ऑथर। उसके बुक्स जो है वो अमेजोन पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो 9 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की बुक पब्लिश की थी, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज अ मदर, एंड आई वाज सो हैप्पी कि उसे राइटिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा बच्चा, मतलब मम्मा की एंकरिंग की स्क्रिप्ट ना अभी से आप ही लिख लिया करना। आप अपने ऑडियंस या आपके क्राउड जो इवेंट्स में आप करती हैं उनके साथ वर्क करती हैं, क्राउड वर्क, वो भी काफी एंगेजिंग होता है, इंटरेक्टिव होता है। तो इसके लिए आप कुछ खास तैयारी करती हैं? क्या है, मतलब इसका राज क्या है? आपका राज जानना चाहती हूँ मैं। या मतलब कि खास तैयारी बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि आई सीरियसली मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप जो प्रोफेशन में हो आपको उसको 100 नहीं 200% जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देना है।
क्योंकि किसी ने अपने दिन को यादगार बनाने के लिए जब आपको हायर किया है, मतलब आपके ऊपर वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वंस इन अ लाइफ टाइम, कोई अगर शादी कर रहा है तो वंस इन अ लाइफ टाइम शायद से होने वाला है। संगीत जो है वो ऐसे सारी खूबसूरत से मोमेंट को जब उन्होंने आपको सौंपा है एनहांस करने के लिए, तो बेशक वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बहुत ही बखूबी निभाए। तो करेक्ट। ऑफ कोर्स मैं लोगों की साइकोलॉजी को समझती हूँ, मैं ये कोशिश करती रहती हूँ कि लोगों को कौन से हिस्से में आज ज्यादा मजा आया, या लोग कब मुझसे जुड़ना ज्यादा पसंद कर रहे थे, या लोग कब खुल से अपने आप से मेरे साथ बात करना चाहते थे। तो वो सारी माइन्यूट डिटेल्स मैं नोट करती रहती हूँ। प्लस आजकल के जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स है, आपको तो पता ही है कि आजकल सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स को भी मैं बहुत डीपली स्टडी करती हूँ, उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, और टॉप टू बॉटम, मतलब राइट फ्रॉम माय स्क्रिप्ट से लेके मुझे स्टेज पे जाके कब किस वक्त क्या करना है, कब किसके साथ क्या इंटरेक्शन करना है, हालांकि बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट डिसाइड होती है, बट वो माइन्यूट चीजें जो है वो मैं बहुत डीपली स्टडी करना पसंद करती हूँ, ताकि मैं अपना 100% नहीं बट 200% ऑडियंस के सामने मेरे स्टेज के ऊपर मैं दे पाऊँ। क्या बात है, ये आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी हैं और मैं कहती हूँ किसी को भी बड़ी काम में आएंगी, क्योंकि जो माइन्यूट वर्क आपने बताया, जो क्राउड वर्क आपने बताया, जो आपने स्क्रिप्टिंग का बताया, ये मतलब बहुत ट्रेडिशनल तरीका है लेकिन करना चाहिए। वो ये कि आप अपना काम शिद्दत से करते रहो, बट ऑन स्टेज आपको नेचुरल लगना है, लोग आपसे जुड़ने चाहिए, लोग आपसे कनेक्ट करने चाहिए, लोगों को फील होना चाहिए कि ये कोई प्रोफेशनल एंकर नहीं, हालांकि मैं हूं, बट लोगों को लगे कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मैंने आपको देखा भी और वाकई में आप वैसा ही काम करती हैं। थैंक यू सो मच। तो पेंडेमिक का दौर था और लोगों की जिंदगियां बदल गई थी, बहुत सारे बदलाव आ गए थे सबके जीवन में, आपके जीवन में भी बदलाव आया होगा। तो आपने उस समय उस चीज को कैसे कोप अप किया और अपने काम को कैसे जारी रखा? मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इतने टफ टाइम में कोई अपने काम को कैसे कर पा रहा था। राइट, बिल्कुल राइट। आपने ना मतलब बिल्कुल वो ऐसे सेंसिटिव वाली नस को पकड़ा हुआ है। बट जैसे सभी के साथ हुआ था ना वो पैंडेमिक के दौर में, जैसे सबके काम बिजनेस सब फटाफट बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, इनकम के सोर्सेज बिल्कुल से ठप होने लगे थे, सेविंग सारी खत्म होने लगी थी। तो वैसा ही कुछ ना जैसे लोगों के साथ हो रहा था हमारे साथ भी होना शुरू हो गया। सो वी हैड आवर शॉप, जो मतलब ऑफ कोर्स बंद करने की बारी आ गई थी। घर के कोई भी मेंबर उस वक्त शायद एक्टिवली इनकम अर्निंग के मोड में नहीं थे, और सब कुछ मतलब फिर लोगों को कोविड भी होना शुरू हो गया, फैमिली मेंबर्स को भी कोविड होने लगा था। तो वो एक जो माहौल था जो ओवरऑल पूरी दुनिया में छाया हुआ था, वो डर का माहौल, वो इनसिक्योरिटी का माहौल। जैसे मैंने भी सोचा कि अब एंकरिंग इंडस्ट्री का क्या होगा, क्योंकि लोगों को छूने तक की परमिशन नहीं थी, और मेरा फील्ड ऐसा है कि आप लोगों के बीच में जा जाके उनसे बात करके उन्हें मतलब मोटिवेट करते थे। तो जब लोगों को छूने की भी इजाजत नहीं थी तो आउटसाइड इवेंट तो ऑफकोर्स सोचने वाली ही बात नहीं थी। तो अब क्या किया जाए? अब जैसे सारे के सारे लोग वो दुख की घड़ी से गुजर रहे थे, जब सारे इनकम सोर्स भी बंद हो गए थे, और मेरे लिए एक प्राउड की बात ये हो गई कि भले हमारे घर के सारे मेंबर्स के धीरे धीरे सारे इनकम सोर्सेज बंद हो गए, बट उस वक्त में ना मुझे फील हुआ कि मैं एक घर का बेटा हूँ, क्योंकि जब सारे इनकम सोर्स बंद हो गए थे तो मेरा काम बिल्कुल मैंने जारी रखा, ये सोच के कि जब लोगों के लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, लोग इतने दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, पर इसी बीच में जो लोगों के इम्पोर्टेंट दिन है, जैसे बेटे का बर्थडे हो गया, या किसी की शादी तय हुई थी, किसी का गोद भराई था, वो सारा तो मतलब प्लान मतलब जो है वो है उसी दिन करना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब लोगों को वो सारे इवेंट्स सेलिब्रेट तो करने होंगे, वो दिन को यादगार भी तो बनाना होगा। देन इट क्लिक्ड मी कि जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो क्यों ना हम ऑनलाइन इवेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ऑनलाइन इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करते 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 मैंने इतने सारे ऑनलाइन इवेंट्स होस्ट कर दिए, मतलब राइट फ्रॉम बर्थडे से लेकर बेबी शावर से लेकर संगीत सेरेमनी से लेकर एनिवर्सरीज, मैंने ऑल टाइप्स के इवेंट्स ऑनलाइन होस्ट करे थे उस वक्त। और करते करते मोर देन 227 इवेंट्स मैंने ऑनलाइन उस वक्त होस्ट कर दिए थे, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बहुत अच्छा अचीवमेंट था। एंड अच्छा लग रहा था जब लोग बात कर रहे थे ना कि भैरवी आपने ऐसे समय में भी हमारे सारे परिवार के लोगों को एक साथ जोड़ दिया, लोगों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ गई, हमें लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन जुड़े हैं, आपने लोगों को इतने अच्छे से बांध के रखा, और हमारा जो दिन था
उसे बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल और मेमोरेबल बना दिया। तो ये सारी बातें सुन के ना मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि ऐसे वक्त में मैं कम से कम कुछ नहीं तो लोगों के चेहरे पर कुछ ही पल के लिए मुस्कुराहट तो ला पाई। और वो पल मतलब सच में बहुत यादगार वाले पल थे। वाकई में आपकी जर्नी सुनी तो मुझे लगता है कि आप कहाँ से आज इतनी यहाँ तक पहुंची हैं, इस मुकाम तक, और आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब एक तो घर के लिए, जैसे आप बोली कि आप घर का बेटा बन गई, ये भी बहुत प्राउड मोमेंट होता है किसी लेडी के लिए, और जब घर वाले भी उसको अप्रिशिएट करें तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई आपके साथ। और आपने पेंडेमिक में लोगों के चेहरे पे हंसी लाई। उस समय तो लोग मतलब हंसना क्या, मतलब बात करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उस समय में, इतनी तकलीफ और परेशानी के समय में, आपने उनका हाथ पकड़ा और उनको अपने दिनों को यादगार बनाने का किया। बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मैं कहूँगी आपके लिए मैं तालियां जरूर बजाना चाहूंगी इस बात। वानी, बस उन्होंने मुझे ये काम के लिए चुना और मैं ये उसे अच्छे से निभा पाई। ऑल थैंक्स टू माय गॉड। चलिए, तो एक मदर हो गई, एक एंकर हो गई, सब हो गई, तो कुछ फन मोमेंट आपके साथ की जाए, कुछ रैपिड फायर राउंड। बेशक। चलिए, तो आप तैयार हैं मेरे Yes, प्रश्नों के लिए? आई एम रेडी। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी को होस्ट करना पड़ता तो आप किस सेलिब्रिटी को होस्ट करना पसंद करती? रणबीर कपूर। ओहो, क्या बात है, सीधा छक्का। गाना गाती हैं आप? गाना गाती तो नहीं हूँ पर गुनगुना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इतने सारे इवेंट्स होस्ट करती हूँ, म्यूजिकल इवेंट्स को मैं प्लान करती हूँ, तो बाकायदा बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स और म्यूजिशियंस को मैं इन्वॉल्व करती हूँ ताकि वो म्यूजिकल इवनिंग को हम बहुत शानदार बना सके। तो उनसे थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन लेके कभी कभी अकेले में गुनगुना लेती हूँ। एक लाइन कोई गाने की जो पसंद हो आपको? कुछ नहीं, आप मुझे बोलने के लिए कह दीजिए, गाने के लिए मत कहिए। अच्छा, एंकरिंग में आप किसको आइडल मानती हैं होस्टिंग में? कपिल शर्मा, गिरीश शर्मा, भारती सिंह। अच्छा, क्या बात है, सब बड़े बड़े नाम हैं। अगर भैरवी आज एंकर ना होती, आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्कशॉप्स लेती होती, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत ज्यादा शौक है, तो पक्का मैं उसमें होती। वेरी गुड। आपके हस्बैंड को अगर आप कुछ कहना चाहें एक लाइन में, तो क्या लाइन होगी वो आपकी? देखिए, एक लाइन में कहना इम्पॉसिबल है क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना कहीं शुरू शुरू में कुछ सालों तक मैं अकेली जाती थी, एंकरिंग करती थी, इवेंट प्लानिंग संभालती थी। बट पिछले कई सालों से, यूं कह लीजिए 3-4 सालों से, हर इवेंट में वो मेरा सपोर्ट बनकर, मेरा पिलर बनकर हमेशा से मेरे साथ रहे है। और अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि हर छोटी से छोटी मीटिंग से लेकर बड़े से बड़े प्लानिंग से लेकर हर एक एग्जीक्यूशन से लेकर हम दोनों हमेशा से साथ रहते हैं। अब उनको भी इवेंट का पूरा नॉलेज आ चुका है, तो हम जो भी करते हैं काम अब साथ में करते हैं। तो आज मैं जहां पर भी हूँ, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ मेरी मदर इन लॉ जो इतनी ज्यादा सपोर्टिव रही है। मतलब ये होता है ना कभी कि बीइंग अ फीमेल आपको घर भी संभालना है, बच्चों को देखना है, और आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी जॉइंट फैमिली 7 लोगों की है। इसमें मेरे मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरा बेटा, प्लस मेरे देवर देवरानी, उनका बेटा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जॉइंट फैमिली में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, आपके काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, आपको मदर इन लॉ को भी देखना है। बट बाई गॉड ग्रेस शी इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी एनकरेजिंग, वेरी कोऑपरेटिव। वो मुझे हमेशा पुश करती है, भैरवी आप जाओ, पीछे का हम देख लेंगे। क्या बात है। मतलब देखिए, अगर एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करती है तो वो ऊपर ही जाती है और आगे ही जाती है। तो बहुत अच्छा है कि आपका परिवार का सहयोग आपको मिल रहा है। बट दिस इज टू वे, राइट? मतलब आप उनको जैसे ट्रीट करते हो, आप जैसे उनको रखना चाहते हो, आप जैसा व्यवहार उनसे पाना चाहते हो, एटलीस्ट आपको भी वैसा ही सेम व्यवहार उनसे करना पड़ता है। तब जाके वो प्यार, वो मोहब्बत आपसे जुड़ जाती है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं समझती हूँ उस बात को। ऐसा नहीं है, वन साइडेड तो कोई रिश्ता नहीं चलता ना। ताली तो दोनों हाथ से बजानी भी पड़ती है, और आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है। प्यार चाहते हैं तो प्यार बांटना भी पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन एक है कि अगर इस शो को होस्ट कर रही होती तो आपकी ओपनिंग लाइंस क्या होती? अगर मैं इस शो को होस्ट कर रही होती तो मेरी ओपनिंग लाइंस होती, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू M2M पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल एंकर, मीट भैरवी मामनिया। भैरवी, जैसा कि आपने बताया कि आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर और इधर एंकर भी हैं आप,
तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि आपको आज घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, आज तो आपको पहुंचना ही है और आप घर में बोल के आती हाँ मैं बिल्कुल इसके पहले आ जाऊंगी और ये फंक्शन मिस नहीं करूंगी, या कहीं पहुंचना है वो मिस नहीं करूंगी। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कुछ? तो हाँ बिल्कुल पल्लवी जी, ऐसा एक बार नहीं कई बार बल्कि बहुत बार हुआ है। क्योंकि बीइंग एन एंकर, जब आपने किसी इवेंट के लिए कमिटमेंट दिया है, आपको वहां पहुंचना जरूरी है। आपने उनको इतने अच्छे अच्छे प्लान्स बताए हैं, इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि हम इवेंट में ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने आपके ऊपर भरोसा रखकर वो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर सौंपी है। तो शादी पार्टी तो जाने दो, मैंने अनगिनत मिस की है। माय फैमिली, मतलब मेरी फैमिली की जितनी भी हुई होंगी। और इतना ही नहीं, फेस्टिवल्स भी जब लोग सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे लोगों को सेलिब्रेट करवाने जाना होता है। तो वैसा तो चलता रहता है। बट हाँ, 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें मुझे बहुत बुरा लगा था, दिल को बहुत छू गया था। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि बस इवेंट के लिए मैं निकल रही थी, मैंने मतलब अपने फुटवेयर पहन के मैं नीचे उतर ही गई थी, और मुझे अचानक से कॉल आया कि भैरवी, योर नानी इज नो मोर। एंड आई वॉज शेकन फॉर अ वाइल। क्योंकि नानी यानी आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। आप मम्मी से भी ज्यादा कई बार नानी को बहुत प्यार करते हैं। पूरा बचपन आपका नानी के साथ गुजरा है, और फिर हर बार हर मोमेंट पे मुझे उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, वो सामने आ रहे थे। बट अब आप इवेंट के लिए निकल चुके हो, इवेंट शुरू होने में बस 1 घंटे की देरी है। आप किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती। आपका सारा काम जो आपने उनसे कमिट किया था, जो आपने उनको बताया था, वो आपको ही करना होता है। तो दिल में दर्द लिए, मुंह पे स्माइल लिए मैं गई वहां पर। मैंने वो इवेंट होस्ट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, अप्रिशिएट भी किया। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिल में मुझे चुभा कि यार, मतलब नानी का वो लास्ट डे था और मैं यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। और उतना ही नहीं कि बस पिछले 2 महीने पहले ऐसा भी हुआ था कि मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत ह्यूज एरिया था, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल वर देयर, बहुत बड़ा क्राउड था। मैंने मेरी पूरी टीम को वहाँ पे सेट करा था। म्यूजिकल इवनिंग थी, मतलब संगीत नाइट था। तो बड़े बड़े साउंड सेटअप्स और 3 सिंगर्स, 5 म्यूजिशियंस और मेरी बहुत बड़ी टीम वहाँ पर मैंने पूरी प्लानिंग के साथ में वहाँ पे सेट की हुई थी। और उसी दिन, मतलब उसकी तैयारी मेरी महीनों से चल रही थी। और उसी दिन सुबह में माय दादी पास्ड अवे। ओहो। और ऐसा हुआ कि दादी से भी आप उतने ही ज्यादा कनेक्टेड होते हो। मतलब वो प्यार, वो दुलार, वो दादी की बातें, दादी की कहानियां, जितना उन्होंने अपने साथ शेयर किया था। बल्कि मेरी दादी मेरे से बहुत ज्यादा फ्री थी। वो मुझे कहा करती थी कि भैरवी, अगर लव मैरिज करना भी होगा ना, मुझे बता दिया करना, मैं आपकी मम्मी को बता दूंगी। तो इतना अच्छा बॉन्ड था। और वो मोमेंट जब मुझे पता चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मैं दादी के लास्ट राइट्स में गई, वहां पर पूरा रिचुअल जो था वो मैंने फिनिश किया, और वो सफेद कपड़े उतार कर अगेन फिर से आंखों में नमी, मुंह पे स्माइल लेके मैं गई। क्योंकि मुझे किसी और का दिन खास करना था, मुझे उनका मोमेंट जो था वो मेमोरेबल बनाना था। तो बीइंग एन आर्टिस्ट ना, आपकी जिंदगी में ऐसे कई सारे पल आते हैं कि विच सेज द शो मस्ट गो ऑन। मतलब आपके दुख, दर्द, पीड़ा, कई बार मैंने हाई फीवर में भी इवेंट्स होस्ट किए हैं। कई बार मेरा गला इतना ज्यादा खराब था, पर आई मेड श्योर कि मैं लोगों का इवेंट खराब ना होने दूं। अपनों से बिछड़ने के बाद भी, इनफैक्ट मेरे मौसा और मेरी कजिन सिस्टर की भी जब डेथ हुई थी, तो बस ऐसा ही कुछ सिनेरियो था कि एक इवेंट होस्ट करके मैं उनके फ्यूनरल में पहुंच रही हूँ, कहीं से फ्यूनरल से जाके मैं इवेंट में पहुंच रही हूँ। तो वो सारी चीजें ना, बीइंग एन आर्टिस्ट आपको बहुत सारा ये सब सफर करना पड़ता है। बट एक प्रोफेशनलिज्म तभी कहलाता है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कर पाए, उनको अलग रख पाए। तो हाँ, ऐसे मोमेंट्स आए हैं मेरी जिंदगी में भी, और मैंने कोशिश की है कि मैं उसको किसी न किसी तरीके से टैकल कर पाऊँ। क्या बात है। मतलब वाकई में इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, पर उसमें अपने आप को बैलेंस करना, उस सिचुएशंस को हैंडल करना और लाइफ को लीड करना, तो आपके इस जज्बे को हमारा सलाम है। बहुत आपने बहादुरी का काम किया है, क्योंकि मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट होते हैं और साथ ही आपको दिमाग से भी काम करना पड़ता है। और आपने जैसा कहा कि शो मस्ट गो ऑन,
तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि शो मस्ट गो ऑन। अच्छा पल्लवी जी, आप खुद भी एक बहुत बढ़िया होस्ट है, तो मैं एक होस्ट के नाते आपकी सारी फीलिंग समझ सकती हूँ। आप मुझे ये बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर पहुंची अपनी एंकरिंग करने के लिए और अचानक से आपको पता चला कि माइक ही बंद है, साउंड सिस्टम ही खराब निकला या ऑपरेटर नहीं पहुंच पाया, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करती है? बिल्कुल ऐसा होता है और कई बार होता है और रिसेंटली भी हुआ था। तो कोशिश यही करते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो भले आवाज़ नहीं जा रही है पर जोर से बोलते हैं, और तब तक अगर दूसरा अरेंजमेंट नहीं होता है तो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, उनसे बात की जाती है और कोशिश की जाती है कि परफॉर्मेंस होते रहें भले ही साउंड चल नहीं रहा हो। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अपकमिंग या न्यू होस्ट हैं जो एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगी? बिल्कुल, सी आप मदर हो मतलब ऑलरेडी एक आप पावर हाउस हो, मतलब माँ बनना भी एक आसान काम नहीं है। तो जब आप मदर हो मतलब ऑलरेडी आप में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पेशेंस ऑलरेडी भरा हुआ है। बट हाँ, अगर आप एंकरिंग के फील्ड में आना चाहते हो, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अगर आपको इसमें मजा आता है, तो स्लोली एंड स्टडीली, ग्रेजुअली, डेफिनेटली आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। शुरू में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आएंगी, मैं इवेंट्स कहाँ से लाऊं, मैं किससे अप्रोच करूं, लोग मेरे पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो सारी चीज़ों को ओवरकम करते करते जब आप पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तैयारी के साथ आप इस फील्ड में आना चाहोगे, तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का इवेंट इंडस्ट्री में, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, तो आप लोग सब ये नोट जरूर कर लीजिए जो भैरवी ने आपको टिप्स दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए एंकरिंग में अपना करियर बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच भैरवी यहाँ आने के लिए और हमसे और हमारी ऑडियंस से बात करने के लिए। So thank you so much पल्लवी जी for inviting me here, for having me on board. M2M की तो मैं हमेशा से फैन रही हूँ, तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू M2M टॉक शो। इसके 50 नहीं पर 500 एपिसोड्स निकले, ऐसी मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी बढ़िया शुभकामना के लिए, और हमारी टीम तक हम आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। तो हमारे ऑडियंस भी हमें देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद लिसनर्स। हम लोग जल्दी ही मीनिंगफुल एपिसोड्स के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी होस्ट पल्लवी मेहता को भी इजाजत दीजिए, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस। और हमें जरूर बताइएगा कि M2M टॉक शो में आप और किसे सुनना चाहते हैं और किससे मुलाकात करना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। नमस्कार।